साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो मनोविज्ञान में हमेशा से चर्चित एवं विवादास्पद रहा है। और विवादास्पद रहने का कारण है इनका व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत के क्षेत्र जो लिबिडो या काम वृत्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व के इस सिद्धांत में हम देखेंगे फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक या पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड जी है, जो ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे और जिनके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या फ्रायड का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, या इसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो प्रमुख क्षेत्र है, इनके व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रमुख क्षेत्र रहा है, वो है लिबिडो या काम शक्ति। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर या 3 प्रकार बताए हैं। चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं, अचेतन मन जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और तीसरा है अचेतन मन जिसे अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, चेतन, अचेतन, अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। आगे देखते हैं इन्हें। चेतन मन सबसे पहले जानते हैं। चेतन मन होता क्या है? कॉन्शियस माइंड। इसका संबंध वर्तमान से होता है। यह वह भाग है जो तत्कालीन ज्ञान से संबंधित रहता है। इस भाग में वह इच्छाएं, विचार एवं अनुभव होते हैं जिनका संबंध वर्तमान से है। इसे एक्टिव माइंड भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, चेतन मन को एक्टिव माइंड भी कहते हैं। ये पूरी तरह से वर्तमान से संबंध रखता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप और हम चेतन मन का उपयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो वर्तमान में हो रहा है वो हम जिस मन का उपयोग कर रहे हैं वो चेतन मन है। याद रखिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, सब कॉन्शियस माइंड, जिसे अचेतन मन भी कहते हैं। यह जो है चेतन तथा अचेतन का मध्य भाग अचेतन कहलाता है। इसमें विषय न तो तत्काल चेतन में रहते हैं और न ही अचेतन में, परंतु थोड़ा प्रयास करके इस भाग के विचारों, इच्छाओं के भाग को चेतना में लाया जा सकता है। अतः इसे हम उदाहरण के माध्यम से और भी समझते हैं साथियों। कभी कभी हमें कोई बात या कोई तथ्य हमें पता होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह याद नहीं आती, अर्थात वो बात अचेतन मन में चला गया रहता है। परंतु जब हम इस बात पर जोर लगाते हैं या याद करने के बारे में सोचते हैं, तो वो बात हमें कुछ समय पश्चात याद आ जाती है, अर्थात वो पुनः चेतन मन में आ जाता है। हमारे साथ दैनिक जीवन में अधिकतर होता है दोस्तों, कोई चीज़ हमें याद करना होता है, कोई चीज़ उस समय हमें याद करना होता है, तो हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाते। हमारे माइंड में रहते हुए भी हम उस चीज़ को तुरंत नहीं ढूंढ पाते, लेकिन कुछ समय पश्चात जोर लगाते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में आ जाती है, जिसे हम अचेतन मन के रूप में देखते हैं या सब कॉन्शियस माइंड के रूप में देखते हैं। वो जो विचार होती है, वो जो याद नहीं आती, वो सब कॉन्शियस माइंड के रूप में विद्यमान रहती है। इस प्रकार हम तीसरा जो प्रकार है देखते हैं, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। हमारे चित्त का वह हिस्सा जो पूरी तरह सोया हुआ होता है, जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती, अर्थात जो आपके माइंड से डिलीट हो जाती है, उसे अचेतन मन कहते हैं। इसे नॉन एक्टिव माइंड भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अचेतन मन पूरी तरीके से नॉन एक्टिव माइंड है। और इसे उदाहरण से और भी स्पष्ट करते हैं। कभी कभी रात को सपने में देखे हुए बातें सुबह तक याद नहीं रहती, तो वो सब अचेतन मन का ही पहचान है या उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मन के 3 प्रकार, जिसके बारे में फ्रायड जी ने बताए हैं। अब आगे देखते हैं, मन की तुलना किससे की गई है, पूछा जा सकता है।
तो फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ से किया गया है। जो फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ से की है, जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उनका 90% भाग पानी में तथा 10% भाग ही बाहर दिखता है। अर्थात हमारा मन भी इसी प्रकार का होता है, जिसमें 10% भाग सिर्फ हमारा चेतन मन होता है और 90% जो 90% भाग होता है वो अचेतन होता है। तो याद रखिएगा, इसे बर्फ की तुलना किया गया है, मन की तुलना बर्फ से किया गया है फ्रायड के अनुसार। आगे देखते हैं, इसे चित्र के द्वारा भी समझते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो यह जो है बर्फ पानी में डूबा हुआ है, जो पानी का सिर्फ थोड़ा भाग अर्थात 10% भाग ही, याद रखिएगा, कॉन्शियस माइंड है या चेतन मन है, और उसका जो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों मिलाकर 90% भाग दोनों ने ले लिए हैं। इस प्रकार दोस्तों इसे बर्फ की तुलना करके समझाया गया है फ्रायड के द्वारा। मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग ये है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ईद जिसे इदम कहते हैं, ईगो जिसे अहम कहते हैं, और सुपर ईगो जिसे परा अहम कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, इदम, अहम और परा अहम, जिसे ईद, ईगो या सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसे डिटेल चर्चा करते हैं। ईद को देखते हैं, ईदम को देखते हैं। यह एक सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यह पूर्णतः अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, और यह जो है काम प्रवृत्ति का सबसे बड़ा सुख है। इसमें जो है इदम में काम प्रवृत्ति ही सबसे बड़ा सुख है, और इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, और इसका उद्देश्य सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर विचार किए बिना तत्काल रूप से आवश्यकता को पूरा करना है, या अपने तत्कालिक सुख को प्राथमिकता देना। इस अवस्था का या इस प्रकार का महत्वपूर्ण पहचान है दोस्तों इदम का। आगे देखते हैं ईगो, अहम का। अहम जो है यह वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, वास्तविक सिद्धांत पर जो आधारित है वो दूसरा प्रकार है ईगो, और यह अर्धचेतन या अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। जो पहले वाला था ईद जो है वो अचेतन मन से जुड़ा हुआ था, और ये अर्धचेतन या अचेतन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा, सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है ईगो जो है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होने लगता है, और यह मानवतावादी से संबंधित है। आगे देखते हैं तीसरा प्रकार व्यक्तित्व के, जो है सुपर ईगो या परा अहम बोला गया है। यह आदर्शवादी सिद्धांत है। यह ईद और ईगो दोनों पर नियंत्रण रखता है, और यह पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित है, और यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है, अर्थात व्यक्तित्व का पूर्णतः चेतन तथा नैतिक पक्ष है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है, कॉन्शियस माइंड पर आधारित है जो तीसरा प्रकार है, और पूरी तरह से नैतिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताए हैं, उसको देखते हैं। इसलिए इसके सिद्धांत को मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने फ्रायड के अनुसार अपने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में 2 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किए हैं, जो निम्न हैं। याद रखिएगा, पहला है इरोज अर्थात जिजीविषा, और दूसरा है थांटोस मतलब मुमुर्सा। याद रखिएगा, जिजीविषा उसका हिंदी शब्द है, और थांटोस का हिंदी शब्द मुमुर्सा है, जिसका आशय होता है जिजीविषा से आशय होता है जीने की मूल इच्छा। याद रखिएगा, इनका जो पहला प्रकार है इरोज, जिनको जिजीविषा कहते हैं, उनका आशय है जीने की मूल प्रवृत्ति या इच्छा से, अर्थात जीवन में होने वाले जितने भी सकारात्मक पहलुओं हैं वो पहले प्रकार में आता है जिजीविषा में। यह मूल प्रवृत्ति का पहला प्रकार है, जो जीने की मूल प्रवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है, या सकारात्मक पहलुओं के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरा प्रकार है मुमुर्सा, जिसको थांटोस कहते हैं, जिनका आशय है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति से है, अर्थात जीवन के नकारात्मक पहलुओं से। जो दूसरा प्रकार है मुमुर्सा अर्थात थांटोस, यह जो है जीवन के नकारात्मक पहलुओं से जुड़ा है। अर्थात फ्रायड जो है मुमुर्सा को मानवीय क्रियाशीलताओं का अंतिम चरण मानते हैं, अंतिम कारण मानते हैं। आगे देखते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। फ्रायड जी का मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को समझते हैं। फ्रायड के अनुसार जीवन इच्छा या काम शक्ति को ही लैंगिक माना गया है। याद रखिएगा,
इस मनोलैंगिक सिद्धांत में फ्रायड ने जीवन इच्छा या काम शक्ति को ही लैंगिक माना गया है और लैंगिकता से उनका आशय शरीर के दो अंगों के संपर्क से उत्पन्न आनंद से था। याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए यह जो सिद्धांत है चर्चा का विषय बना रहा उस समय जब यह सिद्धांत दिया गया था फ्रायड के अनुसार। तो उनका मानना था कि लैंगिकता जन्मजात होती है, आरंभ में बच्चों की मुंह, होंठ तथा दांत में रहती है तथा समय के साथ स्थान बदलते जाता है। उम्र के साथ जो इसका जो लैंगिकता का जो प्रभाव है वह जो है समय के साथ बदलते जाता है, स्थान बदलते जाता है, अलग अलग जगह में अलग अलग काम वृत्ति पाया जाता है, ये बोला गया है अलग अलग उम्र के अनुसार। आगे देखते हैं, उनके अनुसार मानव व्यवहार के निर्धारक के रूप में मौलिक स्रोत काम शक्ति ही है। फ्रायड ने इस काम शक्ति को लिबिडो कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, लिबिडो जो है इस काम शक्ति का एक विशेष शब्द है जिसे फ्रायड के अनुसार दिया गया है, इसलिए इसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, फ्रायड के इस सिद्धांत को साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की निम्न 5 अवस्थाएं बताई हैं जो निम्नानुसार है। पहला है मुखावस्था, जिसे ओरल स्टेज कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष की स्टेज होती है। इसमें जन्म से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं। और दूसरा है गुदा अवस्था, जिसमें 2 से 4 वर्ष के बच्चे आते हैं। और तीसरा है लिंग प्रधाना अवस्था, फैलिक स्टेज, जिसमें 4 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। और चौथा है सुषुप्ता अवस्था, जिसे लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं, जिसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। और पांचवा है जन्नेंद्रिय अवस्था, जिसे जेंटल स्टेज भी कहते हैं, जो 12 वर्ष के बाद के बच्चे आते हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले मुखावस्था, इस स्टेज का पहला चरण है। ये मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था है जिसमें 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस अवस्था में आते हैं। और इस अवस्था में लिबिडो का जो क्षेत्र है, काम वृत्ति का जो क्षेत्र है, वो मुख होता है। ये फ्रायड के अनुसार बताया गया है पहली अवस्था में अपनी। आगे देखते हैं, इस अवस्था में बालक के ध्यान का केंद्र बिंदु मुख होता है, अर्थात जो भी वस्तु बालक को मिलेगी उसे सीधा ही मुख में ले जाता है। अवस्था में बालक में लिबिडो इस अवस्था में बालक में लिबिडो ग्रंथि का विकास हो जाता है, जिसे लैंगिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था को मौखिक अवस्था कहा है। और फ्रायड का कहना है कि इस अवस्था में शिशु को लैंगिक आनंद स्तनपान के द्वारा मिलता है। स्तनपान ही उसके पोषण का साधन है। इस प्रकार दोस्तों, यह पहली अवस्था हुई मनोलैंगिक सिद्धांत की। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था, जिसे गुदा अवस्था या गुदा प्रधान अवस्था या एनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिस स्टेज में 2 से 4 वर्ष के बच्चे आते हैं। ये मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक के ध्यान का केंद्र बिंदु गुदा होता है और बालक के द्वारा मल मूत्र त्यागना और रोकना, उसके बारे में बताना आदि इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण पहचान है। आगे देखते हैं, जो तीसरी अवस्था है मनोलैंगिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था जो है लिंग प्रधाना अवस्था, फैलिक स्टेज, जिसमें 4 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। ये मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। इसमें लिबिडो का स्थान गुप्तांग छूना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें लिबिडो का काम वृत्ति का सिद्धांत, काम वृत्ति का जो स्थान होता है वो गुप्तांग छूना होता है। तो इस प्रकार ये तीसरी अवस्था का पहचान है। और आगे देखते हैं, इसमें इस अवस्था में लड़कों में ओडिपस ग्रंथि, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ओडिपस ग्रंथि तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता है और बालिका अपने पिताजी से ज़्यादा प्रेम करती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 2 ग्रंथि का यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, विकास हुआ है, लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि, जिसके कारण ही लड़का जो है अपने माता से और लड़की जो है अपने पिताजी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस अवस्था में लड़कों में मातृप्रेम तथा मातृप्रेम की उत्पत्ति व लड़कियों में पितृप्रेम की उत्पत्ति होती है, ये भी याद रखिएगा इस ग्रंथि के तहत। और मातृ मनोग्रंथि, जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, के कारण लड़कों के
अचेतन मन में अपनी माता के लिए लैंगिक प्रेम की इच्छा होती है। याद रखिएगा, ओडिपस जो ग्रंथि है उसे मातृ मनोग्रंथि भी के नाम से भी जाना जाता है, जो बालकों में विकसित होती है। और वही पितृ मनोग्रंथि जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, यह लड़कियों में विकसित होती है, जिसके कारण से अपने पिता के लिए लैंगिक आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। ये फ्रायड के अनुसार अपने मनोलैंगिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था में बोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चौथी स्टेज है सुषुप्ता अवस्था, जिसे लेटेंसी स्टेज कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। ये मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था है। इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है, और अदृश्य होने का कारण है इस अवस्था के अंत तक बालक में शारीरिक परिवर्तन तेजी से होते हैं, जिन्हें बालक शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए इसे अव्यक्ता अवस्था या सुषुप्ता अवस्था के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस चौथी स्टेज में जो लिबिडो का काम वृत्ति का जो केंद्र होता है वो अदृश्य रूप में होता है। याद रखिएगा, इसलिए इसे सुषुप्ता अवस्था या अव्यक्ता अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ऊपर बोला भी गया है। इस अवस्था में बालक सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अपने अदृश्य लिबिडो को संतुष्टि करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, 5वां स्टेज है जननेंद्रिय अवस्था या जननात्मक या जेंटल स्टेज बोलते हैं, जो 12 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए जो स्टेज है। आगे देखते हैं, इसमें ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है, जो 12 वर्ष के बाद की अवस्था में होती है, जिसमें यौन अंगों का पूर्ण विकास होता है। इसके बाद बालक में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, और आगे जो है इस अवस्था में इसमें हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण से इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। ये आकर्षण बहुत तीव्र ही होता है, अर्थात यहाँ पर किशोरावस्था की जितने भी गुण आते हैं उसकी बात किया गया है दोस्तों। ये रही दोस्तों फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या साइकोसेक्सुअल थ्योरी या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किए। इस प्रकार हम आने वाले वीडियो में एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।